नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ईरान में खामेनेई का अस्तित्व खत्म होने वाला है? क्या ईरान की बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी है? और क्या अमेरिका ने फैसला ले लिया है कि अब सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध होगा? और क्या इशारों में अमेरिका ने चीन और रूस को इस जंग से दूर रहने का ऑफर दिया है? दरअसल एक तरफ ईरान और इजराइल कस्में खा चुके हैं एक दूसरे को जड़ से मिटाने की, दूसरी तरफ अभी तक सीज फायर और शांति की बात करने वाला अमेरिका कह रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। G7 की बैठक में रूस को G8 से निकालने को गलत बताना और उसे जंग का कारण बताना, वहीं चीन को G7 में शामिल करने की मांग के पीछे का इरादा क्या है? साथ ही नेतन्याहू और खामेनेई क्या सच में किसी गुप्त जगह पर जाकर छुप गए? सवाल यह भी कि जो ईरान और इजराइल जय वीरू के जैसे दोस्त हुआ करते थे, वो कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? जो अमेरिका ईरान की तरक्की की पटकथा लिखता था, वो अब ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा है? दोस्ती से दुश्मनी और दुश्मनी से खात्मे तक की क्या है कहानी और कुछ बड़ा होने वाला है, इसका मतलब क्या है? इस प्रोग्राम में आपको समझाने की कोशिश करें। कुछ बड़ा होने वाला है, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में ईरान के खिलाफ इजराइल को अटैक करने की खुली छूट अमेरिका दे चुका है? और क्या बाकायदा अमेरिका सीधा इसमें शामिल ना होकर इजराइल के जरिए ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख रहा है? दरअसल G7 के अंदर जब ट्रंप पहुंचे तो उन्होंने 5 ऐसे बयान दिए जिन्होंने पूरी जियोपॉलिटिक्स को अस्थिर कर दिया है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत उन 5 पॉइंट के साथ ही करते हैं, उन 5 बयानों के साथ करते हैं। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा और उसके बाद उसका वर्तमान स्थिति में क्या मतलब निकाला जा सकता है। जरा देखिए, सबसे पहला कनाडा अमेरिका का साझा बैच उनके चेस्ट पर नजर आया और इसने एक संदेश दिया। क्या वाकई में 51वें राज्य के तौर पर अमेरिका एक बार फिर से कह रहा है कि वो कनाडा को शामिल करेगा और क्या यह बैच उस तरफ इशारा है? दूसरा, चीन G7 में शामिल हो, ये ट्रंप ने कहा है कि G7 को एक्सटेंड करके G9 करना चाहिए, रूस को इसमें वापस लाना चाहिए और चाइना को भी इसका हिस्सा बनाना चाहिए, भारत को नहीं। आगे बढ़िए जरा। इसके अलावा रूस को G8 से निकाला गलत। दरअसल वो ये भी कह रहे हैं कि रूस के इस G7 से बाहर होने की वजह से ये जंग हो रही है। अगर रूस G7 का हिस्सा होता तो ये जंग नहीं होती। जो बयान सुर्खियों में रहा कि कुछ बड़ा होने वाला है और सीज फायर छोटा मुद्दा है। अब इन सब के बीच में सवाल यह है, क्या वाकई में ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं? और क्या ईरान को यह समझ में आ चुका है कि जो अमेरिका एक दौर में उसका सबसे बड़ा समर्थक हुआ करता था, आज वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन है? और क्या उसके पीछे की वजह ईरान का लगातार रूस की तरफ झुकाव है? दरअसल ट्रंप ने ईरान के लोगों से तेहरान को खाली करने के लिए कह दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर सहमत होता है तो मौजूदा संकट से बचा जा सकता है। यह समझौता गतिरोध पर पहुंच गया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक तनाव कम करने की दिशा में कदम नहीं उठाया जाता, तब तक संघर्ष और ज्यादा बढ़ने का खतरा बना रहेगा। तो क्या जिस तरीके से ट्रंप रूस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से यूक्रेन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, क्या इजराइल के जरिए ट्रंप खाड़ी के देशों को ब्लैकमेल करना शुरू कर चुके हैं? दरअसल ट्रंप ने एक पोस्ट की, क्योंकि माना जा रहा था कि G7 में ट्रंप का आना शायद शांति प्रस्ताव को लेकर आएगा, लेकिन ट्रंप बीच में ही तेजी से निकले और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के अंदर इमैनुअल मैक्रों ने जो उन्हें कहा उसका रिप्लाई दिया है और ये रिप्लाई महत्वपूर्ण है। जरा देखिए इस पोस्ट के अंदर क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने जो कहा है उसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कहा है, जो पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट शेयर किया गया,
इसमें लिखा है कि प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति ने गलती से कहा कि मैं G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत बात। उन्हें पता ही नहीं कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह पक्का है कि इसका सीजफायर से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं और इस बयान के अपने आप में मायने हैं, लेकिन उस बयान के बहुत ज्यादा मायने हैं जो अमेरिका ने रूस की पैरवी के लिए और चीन पर मेहरबान होते हुए दिया है। क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर सत्ता और पावर के दो ध्रुव है तो उसमें एक अमेरिका और दूसरा रूस, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी नजर आए। लेकिन इस सब के बीच में तेजी से चाइना का वैश्विक और जियोपॉलिटिक्स में उभरना और हाल ही में अमेरिका का चाइना के साथ टैरिफ वॉर, उसके बावजूद अमेरिका क्यों कह रहा है कि रूस को G8 से निकालना एक बड़ी गलती और जंग उस वजह से हो रही है और G7 को अब एक्सटेंड करके G9 करना चाहिए, मतलब रूस को वापस और चाइना को भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। आखिर रूस की पैरवी और चीन पर मेहरबानी क्यों, इसको समझिए जरा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कोई नई साजिश रच रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या दुनिया में 3 महाशक्ति किसी मकसद के लिए एक होने वाली है? सवाल इसलिए क्योंकि रूस और अमेरिका हमेशा आमने सामने रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर को दुनिया ने देखा है। तो फिर सवाल यह है कि G7 में रूस को निकालने को गलत बताना और चीन को शामिल करने की वकालत करने का मकसद क्या है? इसको लेकर 2 थ्योरी के साथ समझा जा सकता है। पहली थ्योरी में तीनों देशों में हो सकता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जा रहा हो और इसके जरिए ये आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे का अघोषित समर्थन करे जंग के दौरान। वर्तमान स्थिति में यह ना संभव है और ना ही भविष्य में संभव नजर आता है। तो फिर ट्रंप का यह बयान ईरान इजराइल की जंग के बीच में क्यों आया? दूसरी थ्योरी कह रही है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। चूंकि ईरान के साथ चीन और रूस अघोषित तौर पर खड़े हुए हैं, तो क्या अमेरिका इन दोनों देशों को संदेश देना चाहता है कि आप ईरान जंग से दूर रहिए, आपके साथ अमेरिका संबंधों को सुधारेगा? क्या इसका मतलब ये है? इसको एक और नजरिए से समझिए। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में कूद पड़े तो क्या होगा? हालांकि हम मानकर चल रहे हैं कि वो इजराइल के माध्यम से ईरान को घुटनों पर लाने का काम करेगा, लेकिन अगर अमेरिका सीधे युद्ध में कूद पड़े तो क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान इजराइल के बीच जंग जो चल रही है उसमें अगर अमेरिका सीधे कूद जाता है तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिका के सीधे इस जंग में कूदने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप की लाख मना करने के बावजूद ईरान का साफ साफ कहना है कि अमेरिका सेना ने इजराइल के हमलों का समर्थन किया, कम से कम मौन समर्थन जरूर किया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जैसे इराक में विशेष बलों के शिविर, खाड़ी में सैन्य अड्डों और क्षेत्र में राजनयिक मिशन। ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी हमले के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि आगे चलकर हम आपको बताएंगे, ईरान ऐसा इससे पहले कर चुका है जब अमेरिका के 200 से ज्यादा राजनयिकों को, राजदूतों को न सिर्फ बंदी बनाया था बल्कि ईरान की अलग अलग जेल के अंदर उनको कैद कर दिया था। लेकिन ऐसे में क्या होगा यदि कोई अमेरिकी नागरिक तेल अवीव या कहीं और मारा जाता है? ऐसे में ट्रंप खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर पा सकते हैं। अमेरिका के पास ऐसे बंकर बस्टिंग बम भी है जो ईरानी परमाणु ठिकानों, खासतौर पर फोर्डो की सबसे गहरी जगहों को भेज सकते हैं। फोर्डो दरअसल वो जगह है जहां ईरान के परमाणु प्रोग्राम चल रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका पर इस युद्ध में शामिल होने का बेहद दबाव है। हालांकि ट्रंप ने चुनावी प्रचार के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र से वादा किया था कि वो मध्य पूर्व में कोई तथाकथित लंबा युद्ध शुरू नहीं करेंगे। लेकिन उतने ही रिपब्लिकन इजराइल की सरकार और उनके इस विचार का समर्थन करते हैं और इसलिए अगर ईरान अमेरिकी राजदूतों और राजनयिकों पर अटैक करता है या उनको बंधक बनाता है तो फिर अमेरिका इस जंग का हिस्सा हो सकता है।
लेकिन सवाल इस सब के बीच में यह भी है, क्या वाकई में जंग रुक सकती है? क्या सीज फायर हो सकता है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू यानी इजराइल की तरफ से इस जंग के दौरान कौन सी 3 कस्में खाई गई और दूसरी तरफ खमेनेई की तरफ से, ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ कौन सी 3 कस्में खाई गई हैं। जरा इसको देखिए और तय कीजिए क्या वाकई में इन कस्मों के पूरे होने तक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी या नहीं होगी। सबसे पहले ईरान क्या कस्में खा रहा है? ईरान कस्में खा रहा है कि नेतन्याहू के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, फिलिस्तीन में इजराइल कब्जे को खत्म किया जाएगा, परमाणु हथियारों को हर हाल में तैयार करना होगा। ये 3 कस्में जो खमेनेई खा रहे हैं और उनके पीछे जो ये झंडा नजर आ रहा है, ये दरअसल वहां की एक मस्जिद पर लहराया गया वो लाल झंडा है जिसके लिए ईरान में कहा जाता है कि अगर इस मस्जिद पर यह झंडा लगा दिया गया, इसका मतलब ईरान जंग के लिए तैयार है, जंग का ऐलान कर चुका है। ये दरअसल आज नहीं, ये 2024 के अंदर ही ये झंडा लगाया गया था और ये वो वक्त जब इजराइल ने ईरान के अंदर हमास के कमांडर को मारा था। दूसरी तरफ इजराइल क्या कह रहे हैं? ईरान के परमाणु ठिकाने जड़ से खत्म करना इस जंग का मकसद और जब तक वो पूरा नहीं होगा जंग जारी रहेगी। दूसरा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करना, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है उनको इजराइल रोक नहीं पा रहा और इसलिए वो कह रहा है कि जब तक कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी। और तीसरा, ईरान से फंडिंग आतंकी संगठनों को खत्म करना, जिसमें मुख्य तौर पर 3 आप देख सकते हैं। हमास जो कि फिलिस्तीन के अंदर एक्टिव है, दूसरा हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर एक्टिव है और तीसरा हूती जो इस वक्त यमन के अंदर एक्टिव है। अब जरा सोचिए, तीनों मांगों को अगर पूरा करना है तो फिर एक देश का खात्मा, और एक देश का खात्मा नहीं तो कम से कम वहां की सत्ता का पूरे तरीके से खत्म होना जरूरी है। लेकिन यह सब ट्रंप के एक बयान के बाद शुरू हुआ जो G7 की मीटिंग में थे। अब सवाल यह कि ट्रंप से इतर G7 की मीटिंग के अंदर बाकी देशों का रुख क्या है, वो क्या सोचते हैं। दरअसल G7 देशों के नेताओं ने मिडिल ईस्ट में शांति स्थिरता के लिए अपना समर्थन इजराइल को दे दिया है। ज्यादातर देश इजराइल के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। इससे ईरान की वर्तमान में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसके साथ ये देश खड़े हैं। G7 नेताओं ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का अहम कारण भी बताया। वहीं ट्रंप ने G7 समिट के दौरान ग्रुप की अहमियत को लेकर सवाल खड़े किए, जिसका जिक्र हमने किया कि 2014 में रूस को G7 से निकालना गलत था, जिससे दुनिया अस्थिर हुई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चीन को G7 में शामिल करना चाहिए, लेकिन G7 का खुला समर्थन इजराइल के साथ है। वो इजराइल जिसका एक दौर में खुला समर्थन ईरान के साथ हुआ करता था। जिस ईरान के साथ इजराइल आज जानी दुश्मन है और जो ईरान और इजराइल एक दूसरे के खात्मे की कस्में खा रहे हैं। दरअसल एक दौर हुआ करता था जब दोनों जयवीरों की दोस्ती की तरह एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी ताकतें, 2 ध्रुव जो कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। इनके इतिहास को एक बार खंगालते हैं और समझिए जरा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। एक दौर ऐसा भी था जब दोनों के बीच जयवीरों से भी तगड़ी दोस्ती थी। इन दोनों देशों के बीच सिर्फ डिप्लोमेट रिलेशन ही नहीं थे, बल्कि दोनों देश अपनी सैन्य और खुफिया जानकारी भी एक दूसरे से साझा करते थे। मिडिल ईस्ट में कुछ देश ऐसे थे जिन पर ईरान और इजराइल एक साथ मिलकर धावा बोलते थे, जंग लड़ते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों देश एक साझा मिसाइल प्रोग्राम पर एक साथ काम कर रहे थे। इजराइल को मिडिल ईस्ट की एक बड़े सहारे की जरूरत थी। ईरान से सपोर्ट मिला तो इजराइल ने गैर अरब देशों से दोस्ती बढ़ाई। ईरान उनमें पहला था। तुर्की और इथोपिया का भी साथ मिला और इस गठबंधन का मकसद अरब राष्ट्रों को घेरना था। मिस्र, इराक और सीरिया जैसे देश जब भी इजराइल के खिलाफ बोलते तो यहूदी राष्ट्र को ईरान का भरपूर समर्थन मिलता। 1950 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। एक दूसरे के देश के दूतावास भी खोले गए।
लेकिन पिछले 45 सालों से दोनों देशों में कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आए दिन दोनों देश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पिछले 4 दिनों से मिडिल ईस्ट में यही हो रहा है। ईरान लगातार तेल अवीव को निशाना बना रहा है तो इजराइल तेहरान पर गुस्सा निकाल रहा है। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका, रूस और चीन भी फिलहाल इस युद्ध में तमाशबीन बनकर बैठे हुए हैं। जिद पर ये दोनों अड़े हैं कि एक दूसरे का खात्मा किया जाएगा और तब तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन इतिहास के पन्नों में दोनों की दोस्ती के और भी कई किस्से हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, क्योंकि इजराइल और ईरान की दोस्ती परवान पर जब चढ़ रही थी, ये इस हद तक थी कि इस दौरान ईरान की खुफिया एजेंसी सबक और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक साथ मिलकर काम करते थे। एक साथ मोसाद ने शुरुआती दौर में सबक के एजेंटों को बाकायदा ट्रेन भी किया। 972 मैक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय ईरानी सैनिक इजराइल में सब मशीन गनों और अन्य हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए जाया करते थे। ये रक्षा साझेदारी इतनी बड़ी थी कि इजराइल और स्वैक ने मिलकर ईरान और इराक संघर्ष के दौरान कुर्दों की सहायता की थी, जिससे इराक कमजोर हुआ था। इसके अलावा एक किताब का जिक्र करते हैं जिसके लेखक रोवन बर्गमैन की यह किताब है CIA एंड द मोसाद द सीक्रेट अलायंस। इसमें इसका जिक्र मिलेगा आपको। वही 1960 के दशक में इजराइल ने ईरान से तेल की नियमित आपूर्ति होती रहती थी और बाकायदा इसके लिए इलियाट एशकेलॉन पाइपलाइन ये बिछाई गई थी, जिसमें ईरान ने निवेश किया था और इसी से इजराइल तक तेल जाता था। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को कृषि, सिंचाई और हथियारों की तकनीक दी। इजराइल के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और सार्वजनिक दस्तावेजों में इसकी स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है। अब सोचिए सर, दोनों एक दूसरे की तरक्की में हम सफर के तौर पर थे। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते थे जब भी किसी एक देश पर जंग करनी होती, यहां तक कि परमाणु सहयोगी भी एक दौर में एक दूसरे के थे। तो फिर दुश्मनी कैसे हुई? दरअसल ईरान और इजराइल ने जॉइंट मिसाइल प्रोग्राम प्रोजेक्ट फ्लावर एक साथ शुरू किया। यह दौर है 1977 का। इस प्रोग्राम का उद्देश्य परमाणु समर्थित सबमरीन मिसाइल विकसित करना था। आप सोचिए, जो इजराइल आज ये कह रहा है कि ईरान का परमाणु संपन्न होना पूरे खाड़ी देशों के लिए खतरा है, वो खुद बाकायदा ईरान के साथ मिलकर परमाणु समर्थित सबमरीन मिसाइल विकसित कर रहा था। इसके लिए दोनों देशों में बाकायदा समझौता हुआ। खास बात यह है कि समझौते को अमेरिका से छिपा कर रखा गया था। मिसाइल असेंबली संयंत्र भी बाकायदा स्थापित किए गए थे। लेकिन 1979 यह दरअसल वो साल जिसने ईरान की पूरी स्थिति को बदल दिया। राजशाही वहां से खत्म हो गई। अमेरिका और इजराइल का हस्तक्षेप धीरे धीरे खत्म हुआ और इस्लामिक शैया कट्टरता हावी होती चली। 1979 में शाह सल्तनत का अंत होते ही जितनी परियोजनाएं चल रही थी वो सब रद्द कर दी गई। उस समय तक तेहरान में तकरीबन 500 यहूदी परिवार रहते थे। इजराइल और ईरान के बीच नियमित उड़ानें थी और दोनों देशों में यात्री यात्रा किया करते थे। लेकिन फिर दुश्मनी एक ऐसी शुरू हुई जो इस वक्त नरसंहार में बदल चुकी है, क्योंकि 1979 में इजराइल में इस्लामिक क्रांति है और शाह को पद से हटा दिया गया। इसके बाद इजराइल और ईरान की दोस्ती टूट गई और रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। ईरान एक इस्लामिक कट्टर देश बना और इजराइल को शैतान की संज्ञा दी गई। यह वो वक्त था जब रूस के समर्थन से खमेनी की सत्ता ईरान में आ चुकी थी। इसके बाद खमेनी ने इजराइल और अमेरिका की नीतियों का विरोध किया। अमेरिका की पश्चिमी सभ्यता को ईरान में बढ़ने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए। खमेनी ने आदेश दिया कि अगर कोई इस्लामिक नियमों को तोड़ेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जहां तक कि शराब के कारोबारियों और बार कल्चर को बढ़ावा देने वालों को एक स्टेडियम में बुलाया गया, इकट्ठा किया गया और सबको एक साथ मार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के दूतावास के अधिकारियों को ईरान ने बंधक बना लिया। अमेरिका इससे तिलमिलाया। 5 हेलीकॉप्टर ईरान भेजे राजदूतों को छुड़ाने के लिए, लेकिन ईरान ने 200 से ज्यादा राजदूतों को
ईरान की दर्जनों जेलों के अंदर शिफ्ट कर दिया, अलग अलग शिफ्ट कर दिया, ताकि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका उन राजदूतों को एक जगह से रेस्क्यू ना कर सके। कमाल की बात यह है कि ईरान ने 2 सालों तक अमेरिकी राजदूतों को बंदी बनाकर रखा। इससे अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी बढ़ती चली गई। यह दुश्मनी इतनी बड़ी कि ईरान अपना नंबर 1 दुश्मन अमेरिका इजराइल को मानने लगा। फिलिस्तीन मुद्दे पर दोनों देश लगातार आमने सामने रहे। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे संगठनों का खुला समर्थन किया। इजराइल भी ईरान को अपने लिए सीधा खतरा मानने लगा और आज दोनों देश एक दूसरे के खात्मे की कस्में खा रहे हैं। लेकिन क्या दोनों देशों के खात्मे की कस्मों से इतर कोई और समाधान हो सकता है? सोचिए जरा, एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनेई जब तक नहीं मरेंगे जंग जारी रहेगी, और खामेनेई कह रहे हैं कि जब तक नेतन्याहू नहीं मरेगा जंग जारी रहेगी। ईरान की बात करते हैं, खामेनेई का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? दरअसल खामेनेई जो खुद परिवारवाद के खिलाफ है, बावजूद इसके वो अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्योंकि खामेनेई खुद ईरान में परिवारवाद के सख्त विरोधी रहे हैं। लेकिन उनकी उम्र 86 साल हो चुकी है और खामेनेई के बेटे अपना दावा अब जता रहे हैं। उनके दूसरे बेटे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुर्तज़ा को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। खुद खामेनेई इसे गैर इस्लामिक परंपरा मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 1979 में जिस राजशाही परिवार को ईरान से बाहर कर दिया गया था, वो राजशाही परिवार इस वक्त कह रहा है कि ईरान में सत्ता सबसे कमजोर है और उन्हें सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में बिल्कुल वैसे सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं जैसे सीरिया के अंदर हुआ, जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुआ, जैसे एक दौर में वियतनाम के अंदर हुआ? क्या बिल्कुल वैसे ही वो ये कर रहे हैं? और क्या इस जंग का मकसद खामेनेई की सत्ता को पूरे तरीके से खत्म करना है? बहरहाल इस जंग के बीच में भारतीयों की घर वापसी का रास्ता सरकार ने तय कर दिया है। दरअसल इजराइल से जंग के चलते ईरान में करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। उनको आर्मेनिया के रास्ते निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। 110 भारतीय छात्र नॉर्दुज बॉर्डर, जो कि ईरान आर्मेनिया का बॉर्डर है, वहां तक पहुंच चुके हैं। उन्हें आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और वहां से वो भारत लौटेंगे। पहले तेहरान, शिराज और कोम शहर में फंसे 1500 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। ईरान ने कहा है कि विदेशी नागरिक जा सकते हैं, जमीनी बॉर्डर खुला हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री अराज से बातचीत की। हालांकि इजराइल में फंसे 25,000 भारतीयों को निकालने का अभी तक कोई प्लान नहीं बना है। भारतीय दूतावास तेल अवीव में रह रहे भारतीयों से संपर्क में लगातार बना हुआ है। और आपको एक बार रूट दिखा देते हैं कि कैसे ईरान के अंदर से भारतीयों को रेस्क्यू किया जाएगा और ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, जो पहला चरण है उसमें तेहरान के अलग अलग हिस्सों, या कहें कि ईरान के अलग अलग हिस्सों से आर्मेनिया बस के जरिए उनको लाया जाएगा। और जिन हिस्सों के अंदर फिलहाल भारतीय हैं उनमें करमान है, इस्फहान है, तेहरान है, हमदान है और तरबीज है। ये वो हिस्से हैं जहां पर इस वक्त भारतीय हैं और उनको यहां से बस के जरिए आर्मेनिया पहुंचाया जाएगा। उसके बाद आर्मेनिया का जो बाकायदा एयरपोर्ट है, नॉर्दुज बॉर्डर पर जो एयरपोर्ट है, येरेवन एयरपोर्ट, यहां से फ्लाइट के जरिए उनको दिल्ली एयरपोर्ट लाया जाएगा। कल की तारीख में पहले जत्थे को लाया जाएगा, जिसमें 110 भारतीय हैं जो सफलतापूर्वक इस जंग से शांति की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इस जंग से शांति की राह कितनी बर्बादी लेकर खाड़ी देश के अंदर आएगी और कुछ बड़ा होने वाला है, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में ईरान को डराया जा रहा है अमेरिका के जरिए ताकि वो अमेरिका की शर्तों के सामने घुटने टेक दे, या अब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करने की मुहिम को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर शुरू कर दिया है, जिसका मकसद वहां एक ऐसी कठपुतली सरकार को लाना है जो अमेरिका के इशारों पर काम करे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।